हेलो माय ऑल स्टूडेंट, आपका स्वागत है शुभ श्लोक के चैनल पे। मैं शिवांगी तिवारी। दोस्तों, हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया था। उसके बेसिक नॉलेज को लेके मैंने हम लोग बात कर चुके हैं। अगर जो मेरा सिंधु सभ्यता का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप लोग लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो भारत की ही सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी गई है। सिंधु सभ्यता के बेसिक नॉलेज को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। सो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्थलों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। यह सभ्यता थी तो उस खनन के दौरान पता चला तो इसके स्थल, इस सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। चलते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसके स्थल कहाँ कहाँ थे, पहले प्रश्न ये बनता है। तो स्थल कहाँ कहाँ थे दोस्तों? तो सबसे पहले स्थल था यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तीन जगहों पर इसके स्थल पाए गए हैं। 3 देशों में इसके स्थल पाए गए। पाकिस्तान लेते हैं। पाकिस्तान में लगभग 500 के करीब स्थल पाए गए हैं। यहाँ पे कितने पाए गए हैं? पाकिस्तान में लगभग 500 के करीब पाए गए हैं। सबसे ज्यादा पाए गए हैं तो भारत और पाकिस्तान में ही सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। तो 500 करीब पाकिस्तान में पाए गए हैं, जिसमें जो सभ्यता से रिलेटेड जो शहरें हैं, जो पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण शहरें हैं, उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। 500 के पूरे बारे में नहीं पढ़ा जाता है, जो महत्वपूर्ण होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान में चलते हैं। पाकिस्तान जो देश है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्थलें हैं? तो पहला क्या? हड़प्पा। हम पिछले वीडियो में बताया भी हड़प्पा कहाँ से उत्खनन हुआ, कब उत्खनन हुआ। 1921 में इसका हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। यह क्या है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कौन कौन सा स्थल है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंद्रभुदड़ो। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से सबसे मुख्य शहरें हैं ये। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ। ये तीन स्थल कहाँ पे है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रभुदड़ो पाकिस्तान में है। मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता देना चाहती हूँ। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे स्थित है। ये कौन सी नदी के तट पे स्थित है? रावी नदी के तट पे। हालांकि बहुत बार एग्जाम में अगर पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे स्थित है, तो ऑप्शन में दे देता है सिंधु, रावी, ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं नदियों का नाम। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सिंधु नदी के तट पे स्थित है, लेकिन वो गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के तट पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पे स्थित है ये हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो यहाँ से पे ही ये मोहनजोदड़ो भी स्थित है, और चंद्रभुदड़ो। ये 3 स्थल पाकिस्तान से। स्थलों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से 3 स्थल मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रभुदड़ो। अफगानिस्तान से कितना स्थल मिला? अफगानिस्तान से भी स्थल मिले हुए थे, लेकिन केवल 2 ही स्थल अफगानिस्तान से मिले हुए थे। जैसे सोतुगोई, मुंडिका। 2 स्थल मिले अफगानिस्तान से, 3 स्थल पाकिस्तान से मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रभुदड़ो। ठीक है। जो महत्वपूर्ण स्थल थे उन्हीं के बारे में मैं आज बता रही हूँ। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले थे, सुतगोई, मुंडिका। ये 2 स्थल केवल अफगानिस्तान से मिले हुए हैं। भारत की बात करते हैं जहां तक, तो भारत है, तो भारत में सबसे अधिक भारत में स्थल पाए गए थे। जैसे भारत के प्रांतों की बात करें तो भारत में कितने प्रांतों में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जम्मू कश्मीर। ये इतनी स्थलों में हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को पाया गया है। पंजाब पे चलते हैं। पंजाब में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं? तो रोपड़ और संघोल। 2 स्थल भारत में इतने स्थलों में सिंधु सभ्यता का स्थल पाया गया है उत्खनन के दौरान, जिसमें पंजाब है। तो पंजाब का क्या है? पंजाब में 2 स्थल पाए गए हैं सिंधु सभ्यता के, रोपड़, संघोल। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में केवल एक ही जगह मिला हड़प्पा सभ्यता का, जिसका नाम है मांदा। हालांकि हर बार क्वेश्चन पूछता भी है कि मांदा, सिंधु सभ्यता का जो मांदा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में यह मांदा स्थित है। तो मांदा की हम बात कर लिए। चलते हैं हरियाणा में।
हरियाणा में भाई कितने स्थल हैं सिंधु सभ्यता की, ये भी तो देखने के लिए बात है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल कितना पाया गया हरियाणा में? 3 पाया गया। लगभग एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैं बताना भूल गई, भारत में लगभग 1000 के करीब स्थल पाए गए थे। 1000 के करीब भारत में स्थल पाए गए थे, लेकिन भारत में उन्हीं स्थलों का मैं आज बारे में बता रही हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। 1000 स्थल पाए गए, लेकिन जिसमें जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में पढ़ाया जाता है। चलते हैं हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा में 3 स्थल पाए गए। कौन कौन सा? बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, ये 3 स्थल पाए गए हैं। अब बनावली की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो मिट्टी के हल का प्रमाण, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ था? तो हमारा बनावली से ही मिट्टी के हल का प्रमाण मिला हुआ है। राखीगढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो राखीगढ़ी क्वेश्चन, राखीगढ़ी के बारे में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। यहाँ पे बहुत हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि पूछता है कभी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो होता है मोहनजोदड़ो, लेकिन सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित कौन सा स्थल सबसे बड़ा है? तो राखीगढ़ी, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हरियाणा में 3 स्थल पाए गए, आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। बनावली से मिट्टी के हल का प्रमाण मिला था, और राखीगढ़ी बहुत बड़ा स्थल है भारत का, सिंधु सभ्यता से रिलेटिव स्थल जो भारत में स्थित है। चलते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में 2 शहरों को पाया गया, सिंधु सभ्यता के 2 स्थलों को पाया गया उत्खनन के दौरान। भारत के जो राजस्थान है वहां पे 2 स्थल पाए गए हैं, कालीबंगा और बलाथल। 2 स्थल पाए गए, कालीबंगा और बलाथल। कालीबंगन से क्या पाया गया? तो काली चूड़ियों का प्रमाण मिला था कालीबंगन से। कालीबंगन की बात कहें तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि काली चूड़ियों का प्रमाण किस स्थल से मिला था? तो कालीबंगन से काली चूड़ियों का प्रमाण मिला हुआ था। और जूते हुए खेत का भी प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला हुआ था। उसके बाद से चलते कालीबंगन का खोज किसने किया? तो कालीबंगन का खोज लाल थापर ने किया हुआ था। तो राजस्थान में 2 स्थल मिले, कालीबंगन और बालाथल। तो कालीबंगन सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में स्थित कालीबंगन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कालीबंगन से क्या क्या चीजें अवशेष मिली है? तो मिट्टी से बने हुए हल का प्रमाण मिला हुआ है, और जूते हुए खेतों का भी प्रमाण मिला हुआ है। और उसका खोज किसने किया? लाल थापर ने किया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में चलती। यूपी में 3 स्थल मिले थे। पहला स्थल का नाम है आलमगीरपुर, दूसरा का स्थल का नाम है संगोली, उसके बाद से तीसरा का स्थल बड़गांव। 3 स्थल पाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। 3 स्थलों का आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र चलते हैं, भारत के महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में क्या है भाई? महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक ही स्थल जो गोदावरी नदी के तट पे स्थित था, दाइमाबाद स्थित था। दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पे स्थित था, जो महाराष्ट्र में था। चलते हैं गुजरात में। गुजरात ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा अक्सर पूछता है कि भारत की ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा राज्य है जहां सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थल का प्रमाण मिला हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थलों का प्रमाण हमारा गुजरात में मिला हुआ है। सबसे अधिक प्रमाण मिला हुआ है गुजरात में, देख भी सकते हैं, इसका लंबा चौड़ा लिस्ट भी है। चलते हैं, गुजरात से क्या मिला? लोथल का प्रमाण मिला। लोथल एक जगह था, सिंधु सभ्यता का स्थल था, लोथल मिला। धौलावीरा मिला, सुतकोता मिला, रंगपुर मिला, उसकी वजह से भगतराव मिला। ये आपके 5 स्थल, महत्वपूर्ण 5 स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से ये स्थल का नाम मैं बता रही हूँ। चलते हैं, लोथल से क्या मिलता है? तो लोथल व्यापार का केंद्र था, वहीं से व्यापार होते थे। लोथल ऐसा जगह था गुजरात का जहां से व्यापार होता था। लोथल से अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला हुआ है, और चावल का प्रमाण भी लोथल से ही मिला हुआ है। धौलावीरा से चलते हैं, तो धौलावीरा में 3 खंड में विभक्त। धौलावीरा कैसा था? धौलावीरा एक ऐसा जगह था सिंधु सभ्यता का, वह 3 खंडों में विभक्त था। आपको ये बाद में थोड़ा समझ में आएगा, ये 3 खंड में क्यों विभक्त था, क्या था इसके बारे में। इतना आप अभी जानिए कि 3 खंड में यह विभक्त था, मैं आगे इसको बताऊंगी। सुतकोतदा
सुतकोता से क्या मिला था, तो घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिला था। हालांकि अगर हालांकि कोई अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता से घोड़े के बारे में, वे लोग सबसे अच्छे से घोड़े से परिचित नहीं थे। सिर्फ उनका अस्थि पंजर का प्रमाण मिला हुआ, ये नहीं प्रमाण मिला हुआ है कि वो लोग पूर्ण रूप से घोड़े से परिचित थे। सिर्फ उसके अस्थि पंजर से प्रमाण मिला। और कहाँ से मिला है, सुतकोता से, जो गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात में सुतकोता स्थित है, जहाँ से अस्थि पंजर का प्रमाण मिला। पूछता है ऐसा भी क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो कहाँ से मिला दोस्तों, सुतकोता से मिला हुआ है। चलते हैं आगे। अब तो हमारा हो गया, ये क्या थे, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इतने स्थलों के बारे में ही आपको पढ़ना है, और यही क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन आपको देता है, घुमा के दे या कैसे भी दे। आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बस बेसिक नॉलेज आप लोग को पता होना चाहिए। मैं अच्छे तरीका से इसको अलग अलग पार्ट करके मैं लिखी भी हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक बार हम एक बार और बता देना चाहते हैं, शॉर्ट में बता देना चाहिए कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान 3 स्थलों में मिला था। लगभग पाकिस्तान में 500 के आसपास स्थलें पाए गए थे, जबकि भारत में 1000 के आसपास स्थलें पाई जाती। लेकिन उन्हीं स्थलों के बारे में पढ़ा जाता है जो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण, जो जिन स्थलों का क्या बोलते हैं, जिन स्थलों के बारे में जानकारी ज्यादा प्राप्त करना होता है, और जिन स्थलों के बारे में जो स्थल महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमको पढ़ाई करना होता है, उन्हीं के स्थलों के बारे में मैं इसमें वर्णन की हुई हूँ। आप देख सकते हैं, मैं समझा भी चुकी हूँ इस स्थलों के बारे में। भारत में किन किन राज्यों में पाए गए हैं, कौन सा स्थल था किन राज्यों में, मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई इस सभ्यता में जो क्षेत्र थे वो किस प्रकार से क्षेत्र थे। थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यहाँ के क्षेत्र कैसे थे, ग्रिड पद्धति में थे। यहाँ के ग्रिड पद्धति में यहाँ के स्थलें थी। ग्रिड पद्धति मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे घरे सड़कों के किनारे बसे हुए थे। मान लीजिए ये सड़क है, इसके किनारे किनारे घर बसा हुआ था। इसको ग्रिड पद्धति में, यह सभ्यता के लोग क्या थे, ग्रिड पद्धति में इनकी नगरें थी। चलिए नगरों की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि नगरों की विशेषताएं क्या क्या है। चलते हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं दो भाग मतलब हमारे अगर सिंधु सभ्यता का नगरों की बात करें तो नगरें कितने भागों में विभक्त थी, 2 भागों में विभक्त थी नगरें इनकी, 2 भागों में विभक्ति, पूर्वी स्थल और पश्चिमी 2 भागों में विभक्त। संभवतः पूर्वी में गरीब लोग निवास करते थे और पश्चिमी यानी ऊपरी हिस्सा में बसा हुआ था, पश्चिमी यानी ऊपरी हिस्सा में बसा हुआ था और पूर्वी यानी निचली हिस्सा में बसा हुआ था, निचली हिस्सा में बसा हुआ था और पश्चिमी यानी ऊपरी हिस्सा में बसा हुआ था यह। तो यहाँ पे धनी लोग संभवतः निवास करते थे, धनी लोग संभवतः यहाँ पे निवास करते थे। तो धनी वर्ग का घर कैसा था, अच्छा था, और उनका घर मकानें बड़ी बड़ी होती थी। संभवतः गरीब लोगों की मकान थोड़ी छोटी छोटी होती थी। चलते हैं, 2 वर्ग के लोग यहाँ भी, इस सभ्यता में भी 2 वर्ग के लोग निवास करते थे। चलते हैं, ईंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ईंट के बारे में क्या बातें, वहां की घरों का, यहाँ पे इस सभ्यता में भी 2 प्रकार की ईंटें थी, कच्ची ईंटें और पकी हुई ईंटें। 2 प्रकार की ईंटों का विवरण मिला हुआ है। यहाँ पे ईंटों का अनुपात पूछता है हमेशा कि ईंटों की, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या होता है। ईंटों का अनुपात 4:2:1। 4 इसकी क्या है, लंबाई है, और 2 इसकी क्या है, चौड़ाई है, और 1 क्या है, इसकी मोटाई है। इसकी मोटाई कितनी है, 1 है। तो बोलता है ईंटों का अनुपात, तो 4:2:1 बोला जाता है। ईंट की 2 प्रकार की ईंट पाया गया था, कच्चा ईंट और पका हुआ ईंट का प्रमाण मिला हुआ है। पकी हुई ईंटों का भी प्रमाण, नाली बनाने में इसका प्रयोग किया था, मकाने और भवन बनाने में भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पकी हुई ईंटों का। सड़कों का प्रयोग देखते हैं, सड़कें के बारे में देखते हैं, सड़क कैसी थी भाई, इस सभ्यता का सड़क कैसा था, सड़क के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। सड़क इनकी एक दूसरे के समकोण पर कटती थी, सड़कें भी समकोण पे कटती थी, समकोण पे सड़कें कटती थी। उसके बाद से सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें जो होती थी वो 10 मीटर होती थी,
पतली गलियों की सड़कें 3 से 4 मीटर होती थी। अगर हम सड़क भी कच्ची सड़क की, पक्की सड़क की होती थी, मुख्य सड़क भी होता था, मुख्य सड़क 10 मीटर का होता था और पतली सड़कें, गलियों की सड़कें 3 से 4 मीटर की होती थी। दरवाजे की बात करते हैं, बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। दरवाजे से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। दरवाजा से एक क्वेश्चन बन जाता है कि दरवाजों का प्रमाण कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी। अब पता नहीं इसका कारण क्या था। अब अनुमानतः यह कहा जा सकता है शायद यह धूल मिट्टी से बचने के लिए करते होंगे या कुछ उनका रीजन होगा, अभी प्रमाण नहीं मिला हुआ क्यों करते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था, लेकिन एक लोथल ऐसा जगह था जहां घरों की दरवाजे पीछे की ओर खुलती थी। उसके बाद से चलते हैं, लोग घर का दरवाजा पीछे आगे से और ना खुलकर पीछे की तरफ से खुलती थी। चलते हैं कुआं का प्रमाण पर चलते हैं। कुआं कैसे थे भाई वहां के? वहां कुआं की भी व्यवस्था थी। कुओं का प्रमाण हर घर से मिला हुआ है। संभवतः उनके हर घरों में एक एक कुएं होते थे। पानी की भी व्यवस्थाएं, स्वच्छ जल की व्यवस्थाएं घर घर में होती थी। कि कुओं का प्रमाण सबसे अधिक सिंधु सभ्यता में मिला हुआ है। चलते नाली में, नालियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी नालियों की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। उनकी नालियां कुछ इस प्रकार से थी। कुछ मान लीजिए ये घर है इनके, यहाँ से उनका पानी निकलता था पतली नालियों में। गली में जो नालियां पतली पतली थी उसमें पानी इनका जाता था। उसके बाद से यह मोटी नालियों में जाके जो मुख्य सड़क की ओर जाती थी उसमें जाके यह नाली मिलता था मोटे से नाली में। उसके बाद से यह पानी सीधे कचरा की तरफ सीधे गंदे पानी में मिलकर और बाहर निकल जाते थे ये पानी। और संभवतः यहाँ के नालियों का अगर देखें तो यहाँ पे गंदे पानी निकालने के लिए, गंदे पानी के निकासी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध था सिंधु घाटी सभ्यता में। नालियों का विवरण देखें तो सबसे अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे गली गली में नालियों की व्यवस्थाएं थी। हर घर का नाली का पानी, हर घर का गंदे पानी नाली में ही जाता था। उसके बाद चलते हैं हम शौचालय के बारे में। यहाँ पे भी शौचालय की भी व्यवस्थाएं थी। इनका भी शौचालय का प्रमाण बहुत ज्यादा जगहों पे मिला हुआ है। शौचालय का प्रमाण, शौचालय भी संभवतः इनकी सभ्यता में थी। सामूहिक भवन भी उस सभ्यता से एक प्रमाण मिला हुआ है। सामूहिक भवन का संभवतः सामूहिक भवन भी यहाँ पे होते थे। वहां पे सामूहिक लोग निवास करने के लिए सामूहिक भवन का भी निर्माण करवाया गया था। और चलते हैं स्नानागार के बारे में। स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? हमारा जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है वहीं से यह स्नानागार मिला हुआ है। स्नानागार की लंबाई चौड़ाई, इसके बारे में, स्नानागार के बारे में थोड़ा सा बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी स्नानागार के बारे में। उसका बेसिक नॉलेज जो भी तैयारी है उसको मैं स्नानागार के बारे में बताऊंगी। स्नानागार जो इतना जानिए अभी कि मोहनजोदड़ो में वो स्थित था। उसके बाद स्नानागार में संभवतः पुरोहित स्नान करते थे और स्नानागार का पानी बहुत ही शुद्ध होता था। उसको यज्ञ और पूजा पाठ के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता था। चलते हैं अन्नगार के बारे में पढ़ते हैं। इस सभ्यता में अन्नगार की भी विशेषताएं थी। यहाँ पे अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा अन्नगार का भी प्रमाण मिला हुआ है। अब अन्नगार के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई, स्नानागार की लंबाई चौड़ाई, स्नानागार कैसे बने हुए थे, उनकी सीढ़ियाँ कैसी थी, नालियों का व्यवस्था कैसा था वहाँ पे, हम अगले वीडियो में सबके बारे में अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगी। मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें थर्ड वीडियो मेरा आएगा, उसमें इसके बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोग अब जो जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं सीधे उस टॉपिक को मैं उस वीडियो में पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। अभी थोड़ा बहुत मैं नॉलेज इन सारी चीज़ों के बारे में दी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।